हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। तो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 7 को कवर किया था। आई होप आपने वो चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया है। नाउ इन टुडेस क्लास हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है चैप्टर नंबर 8 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द डेक्कन एंड द साउदर्न इंडिया। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो द मॉडर्न पीरियड लास्टेड फ्रॉम 321 BC टू 185 BC। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो मॉडर्न पीरियड है वो कब से कब तक लास्ट हुआ है। तो 321 BC से लेके आपके 185 BC तक आपका मॉडर्न पीरियड रहा। So after the Mauryas, India was divided into a number of kingdoms। तो जैसे ही क्या हुआ बच्चों, मौर्य के बाद जो हमारा इंडिया है वो डिवाइड हो गया अलग अलग किंगडम्स के अंदर, जिसमें आपको शुंग किंगडम, कन्वा किंगडम, सतवाहन किंगडम, खरवेला किंगडम, ये सारे ही किंगडम क्या है, पार्ट है उस टाइम के। एंड दीज आर दी सब्सिक्वेंट हिस्ट्री ऑफ आर नॉर्दर्न इंडिया। लाइकवाइज अगर हम देखें तो सतवाहन, चोला, पांड्या और चेर, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रूल किया है हमारे साउथ इंडिया को। एंड अराउंड दिस टाइम अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे फॉरेन ट्राइब्स भी थे जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर हुए थे थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन पासेस, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किंगडम ऑफ डेक्कन की। नाउ दक्षिण क्या है बच्चों, दक्षिण हमारा संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है साउथ। एंड इट वाज डिस्टॉर्टेड बाय द ब्रिटिश बिकेम डेक्कन। और ब्रिटिश ने क्या किया है, इसको डिस्टॉर्टेड किया है और उसको डेक्कन बना दिया। एंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला इट वाज नोन एज दक्षिण पथ। तो बच्चों जो साउदर्न पार्ट में आपको पेनिनसुला देखने को मिलता है उसको हम दक्षिण पथ के नाम से जानते थे इन एंशिएंट टाइम्स। इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, ये क्या था बच्चों, पार्ट था इंडिया का जो कि हमारा साउथ की तरफ प्ले करता था ऑफ द विंध्यास एंड रिवर नर्मदा। Now to the south of the Deccan there lived a Dravidian language speaking peoples। तो अगर हम देखें तो डेक्कन के साउथ की तरफ बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं और ये लोग क्या बोलते हैं बच्चों, द्रविडियन लैंग्वेज को बोलते हैं। एंड अगर हम देखें तो जो फाउंडर थे सतवाहन के, सतवाहन डायनेस्टी के, वो कौन थे, वो थे आपके सिमो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सतवाहन की ही। सो इन द डेक्कन एंड द सेंट्रल इंडिया जो सतवाहन थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेटिव सक्सेसर थे हमारे मौर्यास के, जिन्होंने क्या किया था, मौर्यास को हराया था। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज दी आंध्रास, इनको हम आंध्रास के नाम से भी जानते हैं। एंड इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने टाइम पे बहुत ज्यादा एनकरेज किया था ट्रेड को, कॉमर्स को। एंड देयरफॉर जो कंट्री है, कंट्री बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस हो गई थी जो उस टाइम पे वो लोग रूल कर रहे थे। नाउ यहाँ पे आपको सबसे फेमस ऑफ द सतवाहन किंग वो आपको देखने को मिलते हैं विच इज गौतमीपुत्र सतकर्णी, राइट। नाउ अब हम बात करेंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी की फ्रॉम 106 टू 130 AD। सो इनको रिगार्ड किया गया था एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ। एंड ये बहुत ही अच्छे क्या थे बच्चों, कॉन्क्यूअर थे, जिन्होंने बहुत सारी जगह को कॉन्क्यूअर किया था। बिफोर हिज असिस्टेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे जो साकास थे, साकास ने क्या किया था, साका हैड ड्रिवन दी सतवाहन अवे फ्रॉम द नासिक। उन्होंने जो सतवाहन थे उनको हटाया था कहाँ से बच्चों, नासिक से, जो कि महाराष्ट्र में है, एंड वेस्टर्न इंडिया से भी। लेकिन हुआ क्या कि जो गौतमीपुत्र थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफीट किया साका को एंड उन्होंने जितनी भी पावर थी उसको रीस्टेन किया एंड उन्होंने जितना भी प्रेस्टीज था सतवाहन का उसको भी रीगेन किया। नाउ यहाँ पे जो सतवाहन किंगडम है वो एक्सटेंड करता है कहाँ से बच्चों, कृष्णा डेल्टा से लेके जो कि माउंट ऑफ गोदावरी की तरफ है इन द ईस्ट। एंड ये एक्सटेंड होता है अप टू नासिक and your Kathiawar area for some time and little beyond the Narmada into the north। तो ये सारी ही जगह पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी डायनेस्टी को एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पे आपको कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं जो कि सतवाहन कॉइन्स आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कॉन्टैक्ट बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया एंड प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट। नाउ टू एस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप बिटवीन द साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, उनको क्या करना था, उनको एक अच्छी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी थी किसके बीच में, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में। सो द सतवाहन किंगडम प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल और इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से रोल को निभाया है। एंड देयर वाज अ ब्रिस्क ट्रेड बिटवीन द डेक्कन एंड नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया। और हमने क्या देखा कि ट्रेडिंग भी हो रही है किसके बीच में, डेक्कन और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बीच में। जो ग्रोथ रही है ट्रेड की एंड कॉमर्स की वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई है और उसकी वजह से प्रोस्पेरिटी भी हमें देखने को मिली है बहुत सारे टाउन्स में एंड इनफैक्ट दैट ऑफ द एंटायर किंगडम।
किंगडम, या फिर हम बोल सकते हैं कि पूरे ही किंगडम में हमें बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी देखने को मिली। ऑन द वेस्ट कोस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका पोर्ट ऑफ बारूच है, उन्होंने क्या किया है, बहुत ही अच्छा गुड चांस प्रोवाइड किया है फॉर द फॉरेन ट्रेड एज वेल। एंड ये जो पोर्ट था उनको यूज़ किया जाता था बाय द शिप्स, जो कि कहाँ से आ रही हैं, जो कि आपके इराक, पर्शिया, अरबिया और आपके इजिप्ट से आ रही थी। एंड जो ट्रेड है विद बर्मा एंड मलिया वो भी हुआ है, एंड इट वॉज कैरिड ऑन थ्रू द पोर्ट्स इन द गोदावरी डेल्टा ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट। सो दैट इज ऑल अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सतवाहन की। सो सतवाहन बहुत ही अच्छे गुड एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, एंड जो किंग थे, किंग के बाद बहुत ही अनलिमिटेड पावर हुआ करती थी। एंड यहाँ पे जो प्रोविंशियल गवर्नर होते थे वो जनरली कैसे अपॉइंट किए जाते थे, उनको एज अ सेनापति अपॉइंट किया जाता था। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन था इस रूरल एरिया का वो भी किसके हाथ में था, वो गौलमिका के हाथ में हुआ करता था, जो कि हेड हुआ करते थे मिलिट्री रेजिमेंट के। नाउ द हेडमैन ऑफ ईच विलेज, अब हर एक विलेज का क्या होता था, एक हेडमैन होता था, और वही रिस्पॉन्सिबल होता था किसको कलेक्ट करने में, टैक्सेस और रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सतवाहन। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलीजन। तो हम देख लेते हैं कि उनके टाइम पे रिलीजियस वैल्यू कौन कौन सी थी। सो जो रिच मर्चेंट्स होते थे एंड जो लीडर्स होते थे गिल्ड्स के ऑफ आर्टिसंस हैड इनफ मनी टू स्पेयर टू मेक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म मोर पॉपुलर। तो इन लोगों के पास बहुत सारे क्या थे बच्चों, बहुत सारे पैसे थे, और इसी वजह से इनको एक एडवांटेज भी मिला कि इन लोगों ने क्या किया कि जो जैनिज्म है और बुद्धिज्म है उसको पॉपुलर किया। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो मर्चेंट्स थे वो या तो बुद्धिस्ट थे या फिर जैन थे, देयरफॉर उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा जनरस डोनेशंस करी ताकि वो क्या हो जाए, ताकि जो जैनिज्म है और जो बुद्धिज्म है वो पॉपुलराइज हो जाए। नाउ दे डोनेटेड मनी वाज यूज्ड टू डेकोरेट स्तूपास एंड चैत्यास। तो हमने क्या किया कि जितना भी मनी वो लोग डोनेट करते थे उसको हम यूज़ करते थे ताकि हम अपने स्तूपास को डेकोरेट कर पाए। एंड जो चैत्यास थे दे वर दी हॉल्स ऑफ बुद्धिस्ट वर्शिप, ये हॉल हुआ करते थे बड़े बड़े, जहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग होते थे वो वर्शिप किया करते थे। जबकि जो स्तूपास होते थे वो क्या होते थे बच्चों, बहुत ही लार्ज सेमी सर्कुलर माउंट्स होते थे in which the relics of Buddha or Buddhist monk were enriched. Now, the stupas were the most important of all Buddhist monuments. अगर हम देखें तो सारे ही बुद्धा's monuments में से जो स्तूपास है वो सबसे ज़्यादा important है, और हमारे पास दो बहुत फेमस स्तूपास भी हैं, जो कि एक स्तूपा है आपका सांची में नियर भोपाल, एंड जो अदर है वो कहाँ पे है, वो अमरावती में है इन महाराष्ट्र। नाउ जितनी भी मोनेस्ट्रीज थी दैट वर नियर द स्तूपास, जिसको हम विराह के नाम से बोलते थे, और विराह के पास क्या होता था, विराह कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल हॉल, एक सेंट्रल हॉल हुआ करता था, और एक डोरवे एंट्रेंस भी उसमें होता है फ्रॉम दी वेरनाथ इन फ्रंट। नाउ जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे वो इन विराह में ही रहा करते थे, और बहुत सारे बुद्धिस्ट विराह भी हैं जिनको बिल्ट भी किया क्या अक्रॉस द सिटी। नाउ टू सच मोनेस्ट्रीज हैज बीन फाउंड, और हमें वो कहाँ मिली है, हमें वो मिली है टैक्सिला नियर पेशवार एंड सारनाथ नियर वाराणसी। ये क्या है बच्चों, ये आपके विराह के एग्जाम्पल्स हैं जो हमें मिले हैं। नाउ द मॉन्क्स लिविंग इन दिस मोनेस्ट्रीज वुड गो इनटू द सिटीज, वो क्या करते थे, जो भी यहाँ पे मॉन्क रहा करते थे वो सिटीज की तरफ जाते थे और वो बैक करते थे आर्म्स के लिए। एंड सम बुद्धिस्ट मॉन्क ऐसे भी थे जो कि रहते थे मोनेस्ट्रीज में विच वर क्रेव्ड इनटू हिल साइड्स। इनफैक्ट ये जो मोनेस्ट्रीज थी वो बहुत बड़े बड़े केव की जैसी थी, गुफा की जैसी थी। लाइक स्तूपास एंड चैत्यास जो विरास थे वो उनको भी डेकोरेट किया जाता था, उन पे भी बहुत सारे आर्ट्स किए जाते थे। एंड जितनी भी मोनेस्ट्रीज होती थी कहाँ पे बच्चों, कार्ले में एंड विदिशा में, वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल क्या है, स्पेसिमेंस है ऑफ आर आर्किटेक्चर। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है किंगडम्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नाउ अगर हम बात करें शुंग डायनेस्टी की तो उसको स्टैब्लिश किया था किसने बच्चों, पुष्यमित्रा ने, एंड उन्होंने रूल किया था फॉर 112 ईयर्स। अगर हम बात करें बहुत ही फेमस सांची स्तूपा की जो कि नियर भोपाल लोकेटेड है, और वो भी कहाँ कब बिल्ड हुआ था, वो भी आपके शुंग एरा के दौरान ही बिल्ड हुआ था। एंड जो गेटवेज है, रेलिंग्स है अराउंड द स्तूपा, वो कब बिल्ड हुए थे, वो बिल्ड हुए थे आपके सतवाहन रूल के दौरान। नाउ जो शुंग थे वो हमेशा ही बच्चों वॉर में आगे रहे हैं विद दी सतवाहन एंड द डेक्कन पावर्स एंड विद खेरविला किंग ऑफ कालिंगा। खेरविला इवन अटैक पाटलिपुत्रा, तो खेरविला ने क्या किया था, पाटलिपुत्र पे अटैक भी किया था। एंड जो हमारे शुंग थे उन्होंने फाइनली क्या किया था, ओवरथ्रोन किया था बाय द कन्वास। एंड द रूल ऑफ कन्वा डायनेस्टी वाज हाउएवर शॉर्ट लिव्ड, मतलब जो कन्वा डायनेस्टी थी वो काफी कम टाइम के लिए रही है।
नाउ कमिंग टू द किंगडम्स ऑफ साउथ, अब हम देखने वाले हैं वन बाय वन कि कौन कौन से किंगडम्स है जो कि हमें साउथ की तरफ देखने को मिले हैं। सो साउथ इंडिया सॉ द राइज ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट किंगडम्स। तो साउथ इंडिया ने क्या देखे हैं, थ्री इंपॉर्टेंट किंगडम को राइज होते हुए देखा है। तो फर्स्ट है उसमें से चोला, फिर है आपके पांड्या, फिर आपके पास चेर, राइट। तो ये तीनों ही क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम्स है जो कि हमें देखने को मिलते हैं। नाउ ये जो किंगडम्स है उन्होंने बहुत ही रैपिडली क्या की है, प्रोग्रेस की है ड्यूरिंग योर अर्ली हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। एंड जो मेन सोर्स है हमारे नॉलेज की अबाउट दिस किंगडम्स वो हमें कहाँ से मिली है, वो हमें संगम लिटरेचर से मिली है। तो यहाँ पे आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में पता लग गया कि हमने कहाँ से इन सारी इन्फॉर्मेशन को निकाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चोल किंगडम की। सो चोल किंगडम कहाँ पे सिचुएटेड है, इन द एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्य किंगडम, राइट, बिटवीन द पेनार एंड पिलार रिवर्स। नाउ जो चीफ सेंटर है इस किंगडम का दैट इज नोन एज उरायूर एंड अ प्लेस वेरी फेमस फॉर दिस कॉटन ट्रेड। तो ये जो प्लेस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने कॉटन के ट्रेडिंग के लिए। और यहाँ पे आपको करिकला देखने को मिलती है, जो कि क्या है बच्चों, करिकला वॉज द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर। नाउ अ चोला किंग नेम्ड एलरा कॉन्क्यूर श्रीलंका। इन्होंने क्या किया, श्रीलंका को कॉन्क्यूर किया है एंड उन्होंने रूल भी किया है वहाँ पे नियरली अबाउट 50 ईयर्स के लिए। एंड ये प्रूफ भी करता है कि वो क्या थे बच्चों, कि चोलास हैड अ फ्लीट ऑफ लार्ज सी वर्दी शिप्स। उनके पास बहुत बड़े बड़े शिप्स हुआ करते थे, जो कि वो क्या थे बच्चों, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे नेवल वेलफेयर में। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको कावेरी पेट्टिनम क्या था बच्चों, वो कैपिटल था आपके चोला का। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड किंगडम जो कि था आपका पांडे किंगडम। सो पांडे किंगडम बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ करता था अपने पर्ल्स के लिए, मोतियों के लिए। एंड जो पांडे थे वो ऑक्यूपाई करते थे आपके साउदर्न मोस्ट एंड योर साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला को। अब ये कवर करता है किसको बच्चों, तुरनेवली को एंड रमंत को एंड मदुराई को इन दी तमिलनाडु। एंड जो संगम लिटरेचर है वहां पे भी इसका जिक्र हुआ है, बात हुई है। नाउ जो थर्ड संगम है इन मदुराई, दे वाज प्रोबेबली हेल्ड अंडर हिज पैट्रोनेज एज वेल। नाउ यहाँ पे जो पांड्याज हैं वो बहुत ही ग्रेट पैट्रन्स हुआ करते थे ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। एंड जो मदुराई था वो क्या था बच्चों, वो हब हुआ करता था पांडे किंगडम का। सो दैट इज ऑल अबाउट पांडे किंगडम। नाउ कमिंग टू चेर किंगडम। सो चेर किंगडम कहाँ पे सिचुएटेड है, आपके वेस्ट एंड नॉर्थ की तरफ सिचुएटेड है। एंड इट इंक्लूडेड द रीजन्स, इसमें कौन कौन से रीजन इंक्लूड होते हैं, ऐसे रीजन बिटवीन द सी एंड द माउंटेन्स कवरिंग अ पोर्शन ऑफ मॉडर्न केरला स्टेट, राइट। उसके अलावा अगर हम इसके कैपिटल की बात करते हैं तो इसका कैपिटल है आपका वंजी। एंड दिस किंगडम ओड इट्स एमर्स टू ट्रेड विथ रोमन्स। तो बच्चों इस एरिया में अगर हम देखें तो इस किंगडम के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेड हमें देखने को मिला है और ट्रेडिंग हुई है विद रोम्स। नाउ यहाँ पे आपको एक नाम देखने को मिल रहा है विच इज नेदुन चेरलादन। वो कौन थे बच्चों, बहुत ही फेमस कौन थे, चेर के किंग थे जिन्होंने बहुत सारे बैटल्स को फाइट किया है अगेंस्ट द चोल एंड द पांड्यास। नाउ कमिंग टू ट्रेड एंड रूट्स। तो अगर हम चोल की, पांड्या की या फिर चेर की बात करते हैं तो दे वर ग्रेटली एनरिच्ड बाय द ट्रेड एंड वो ट्रेड किसके साथ करते थे, वो रोम के साथ करते थे। देयर वॉज अ ब्रिस्क फॉरेन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। और हमें क्या देखने को मिला, हमें ट्रेडिंग देखने को मिली है, लेकिन हमें इंडिया और वेस्ट के बीच में भी ट्रेडिंग देखने को मिली है। एंड जो रोमन्स हुआ करते थे वो चीफ कस्टमर्स हुआ करते थे ऑफ साउथ इंडिया गुड्स सच एज स्पाइसेस, टेक्सटाइल, प्रेशियस स्टोन्स, बर्ड्स और एनिमल्स जैसे कि आपके बियर और मंकीज, वो भी यहाँ से ट्रेड होते थे। एंड जो मार्केट थे रोम के वो पूरे फुल थे किससे बच्चों, इंडियन लग्जरी गुड्स से। एंड जो रोमन के शिप्स होते थे वो कहाँ से आते थे, वो रेड सी से आते थे अक्रॉस द अरेबियन सी टू द मालाबार कोस्ट और सेल्ड अप द स्ट्रेट ऑफ मन्नार टू द ईस्ट कोस्ट। देन जो कंडीशन थी ट्रेड की वो बहुत अच्छी थी हमारी कंट्री में। जो साउथ इंडियन क्या करते थे, साउथ इंडियन जितने भी गुड्स होते थे उनको भेजा करते थे नॉर्थ इंडियंस के पास। एंड जो ट्रेड था, ट्रेड मेड साउथ इंडियन किंगडम्स वेरी रिच। और इसी वजह से, इसी ट्रेडिंग की वजह से जितने भी हमारे साउथ इंडिया के कंट्रीज थे, स्टेट्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए थे। देन हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेजन्स की। तो जो मौर्यन एम्पायर था उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्प्लिट कर दिया इनटू मेनी किंगडम्स आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, राइट। जैसे अशोका की डेथ हुई तो मौर्यन एम्पायर क्या हो गया, छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड हो गया। एंड जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया था नाउ सॉ द कमिंग नंबर ऑफ वॉर लाइक फॉरेन रेसेस, जैसे कि आपके बैक्ट्रियंस थे, पैथियंस थे, साकास थे, कुशनास थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्वेड किया। दे केम इन द ईयर बिटवीन, कब आइए, 200 BC से 100 AD के बीच में ये लोगों ने इन्वेड किया।
नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्वेजन ऑफ बैक्ट्रियन ग्रीक्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो ये जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे वो कहाँ से आए थे? दे केम फ्रॉम दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की तरफ से आई थी। एंड इनको हम इंडो ग्रीक्स के नाम से भी जानते हैं। उनकी सबसे ज्यादा पावरफुल जो किंग थी उनका नाम था मिलिंदा एंड ही एम्ब्रेस बुद्धिज्म। तो वो किसको मानते थे? वो बुद्धिज्म में बिलीव करते थे। एंड जो नंबर ऑफ कॉइन्स हमें मिले हैं उस टाइम की डायनेस्टी से वो हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देन कमिंग टू इन्वेजन ऑफ साका। सो आफ्टर द इंडो ग्रीक्स हमने क्या देखा कि जो साका थे वो इंडिया में आए थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कैप्चर किया बहुत ही लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया को। एंड देन ग्रीक्स डिड, नाउ दे केम टू वेस्टर्न इंडिया, वो वेस्टर्न इंडिया की तरफ आए एंड ओवररन सिंध एंड सौराष्ट्र। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ओवररन किया आपके सिंध को और सौराष्ट्र को। फाइनली वो सेटल डाउन हो गया आपके काठियावाड़ में एंड मालवा में। द फेमस साका रूलर इन इंडिया वाज रुद्रमन, ठीक है, एंड ही वाज 132-150 एडी के लिए थे। द साका सक्सेसफुली चेक द एक्सपेंशन ऑफ सतवाहन नॉर्थ ऑफ नर्मदा। नाउ कमिंग टू इन्वेजन ऑफ कुशनाज। सो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑक्यूपाई किया बैक्ट्रिया और आप बोल सकते हो नॉर्थ अफगानिस्तान को, और उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया साका को। ग्रेजुअली उन्होंने क्या किया? वो एडवांस होते चले गए और काबुल तक पहुंच गए। और काबुल वैली तक पहुंचने के बाद उन्होंने गंधारा को भी पूरी तरीके से सीज कर दिया। उन्होंने रिप्लेस कर दिया रूल ऑफ ग्रीक्स को एंड जितने भी हमारे पैट्रियंस थे इन दीज एरियाज। दे देन एस्टैब्लिश देमसेल्फ। उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने अपने खुद को एस्टैब्लिश किया कहाँ पे? टेक्सिला में एंड पेशवार में। और देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशवार एंड मथुरा। तो ये दोनों क्या थे? ये दोनों ही जगह उनकी पावर सेंटर्स हुआ करते थे। अगर हम कनिष्का की बात करते हैं तो कनिष्का कौन थे बच्चों? बहुत ही फेमस कुशना के रूलर हुआ करते थे। एंड फ्रॉम द स्टैचू सिचुएटेड एट मथुरा, ये बहुत ज़्यादा एविडेंट है कि ही वॉज अ वेल बिल्ट मैन, कि वो बहुत बड़े क्या थे? एक आदमी हुआ करते थे। ही वर्क हार्ड टू मेक हिज किंगडम स्ट्रॉन्ग। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि उनका जो किंगडम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, पावरफुल रहे नॉर्दर्न इंडिया में। एंड उन्होंने कॉन्क्यूर भी किया है कश्मीर को, पंजाब को, मथुरा को। बट उनका जो रियल नेम है दैट रेस्ट अपॉन दी होल हार्टेड पैट्रोनेज ही गिव टू बुद्धिज्म। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जाना जाता है? कि उन्होंने अपने पूरे दिल से क्या माना है? बुद्धिज्म को फॉलो किया था। एंड ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल को एस्टैब्लिश भी किया वेयर दी डॉक्ट्राइन्स ऑफ महायाना फ्रॉम बुद्धिज्म वर फाइनलाइज्ड। देन उन्होंने क्या किया है? उन्होंने मॉनिटरी भी दिया है, सपोर्ट भी दिया है ताकि वो क्या कर पाए? ताकि वो बिल्डिंग बना पाए बुद्धिस्ट मोनिस्ट्रीज के लिए। एंड जो कनिष्का थे वो कौन थे? ही वॉज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट पेट्रन ऑफ आर्ट एंड संस्कृत लैंग्वेज। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज आर्ट। सो अगर हम ग्रीक के स्कल्पचर्स को देखते हैं तो वॉज ब्रॉट टू नॉर्दर्न इंडिया। उसको कहाँ से लेके आया गया है? नॉर्दर्न इंडिया से लेके आया गया है। एंड फ्रॉम दी कॉन्टैक्ट्स वेस्टर्न एशिया। नाउ इंडियन जितने भी क्राफ्ट्समैन होते हैं, स्पेशली जो नॉर्थ वेस्टर्न होते हैं, फॉर्चुनीज होते हैं इंडिया के, इन गंधरा एंड वेरी नाउ जितने भी इंडियन क्राफ्ट्समैन थे, स्पेशली जो हमारे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया इन गंधावर में जितने क्या थे बच्चों? जितने भी क्राफ्ट्समैन थे, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे बाय दिस न्यू स्टाइल ऑफ स्कल्पचर। एंड उन्होंने क्या किया है? उन्होंने अडॉप्ट भी किया है स्टाइल को विद द लोकल इन्फ्लुएंस। एंड इसी वजह से क्या हमें देखने को मिला? दस गिव राइज टू अ न्यू काइंड ऑफ आर्ट। और इसकी वजह से हमें एक नया आर्ट फॉर्म होते हुए दिखा इन विच द इमेजेस ऑफ बुद्धा वर मेड। जिसमें हमने क्या किया है? हमने बुद्धा के इमेज को बनाया है किस फॉर्म में? ग्रीको रोमन स्टाइल में। एंड इसी जो हमारा नया स्टाइल है जो कि अराइज हुआ, उसी को ही हम गंधारा आर्ट के नाम से भी जानते हैं। नाउ जो मथुरा आर्ट स्कूल है वो क्या है बच्चों? वो रिजल्ट है आपके गंधारा आर्ट की। एंड बहुत ही फेमस स्पेसिमेन ऑफ दिस आर्ट इज द हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्का फाउंड एट मथुरा। और अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो फेमस स्पेसिमेन है जो हमें देखने को मिलता है वो क्या है? वो मथुरा में आपको देखने को मिलेगा। एक हेडलेस स्टैचू है किसका बच्चों? कनिष्का। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, राइट? सो no ideas on religion, art and science influence various aspects of Indian culture because of contacts with Central Asia। तो हमने क्या देखा कि जो नए नए आइडियाज़ हैं, नए नए जो रिलीजन्स को लेके आइडियाज़ है, आर्ट को लेके, साइंस को लेके, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली और अलग अलग एस्पेक्ट्स में देखने को मिली इंडियन कल्चर में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में थे विद दी सेंट्रल एशिया।
नाउ द ग्रीक टू एनरिच इंडियन कल्चर, जो ग्रीक थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एनरिच किया है हमारे इंडिया के कल्चर को। एंड इंडिया केम इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद ईरान, उसके बाद जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा क्लोजर कॉन्टैक्ट में आ गया ईरान के साथ एंड वेस्टर्न एशिया के साथ। एंड जो कुशनास थे उन्होंने कंट्रोल किया है सिल्क रूट पे, विच स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता था, रूट चाइना से स्टार्ट होता था एंड पास होता था थ्रू देयर एम्पायर इन सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान टू ईरान एंड वेस्टर्न एशिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पूरे रूट को कंट्रोल किया अच्छे से। एंड ये जो ट्रेड रूट था वो बहुत ही अच्छा सोर्स था किसका बच्चों, इनकम का, टू योर कुशनास। नाउ अ नंबर ऑफ इंडियन गुड्स को हम क्या करते थे, हम कैरी करते थे टाउन्स में एंड पोर्ट्स में ऑफ योर मेडिटेरियन सी। नाउ दिस बोट गोल्ड इन इंडिया, और ऐसे ही इंडिया में क्या आया, गोल्ड आया। एंड जो बूमिंग ट्रेड है, मेड टाउन्स लाइक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाउन्स को बनाया, जैसे कि आपके टेक्सला है, मथुरा है, उसके अलावा आपका उज्जैनी है, ये क्या है, ये बहुत ज्यादा प्रोस्पेरस और इंपॉर्टेंट सिटीज उस टाइम पे हुआ करती थी फॉर ट्रेडिंग। नाउ कमिंग टू रिलीजन, नाउ इंडियन रिलीजन स्पेशली जो बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेनर्स एंड इट वाज नो लॉन्गर द सिंपल रिलीजन। तो बच्चों वो एक सिंपल रिलीजन नहीं रहा था एंड अगर हम देखें तो इट हैड चेंज इमेंसली बाय नाउ। और अगर हम अब की बात करें तो अब के टाइम के और जो पहले के टाइम पे हम बुद्धिज्म फॉलो करते थे वो काफी ज्यादा डिफरेंट है एंड हैड स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। उनको हमने क्या कर दिया है, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। द फर्स्ट वन इज योर महायान और द ग्रेट व्हील एंड हिनायन और दी स्मॉल व्हील। सो जो फॉलोअर्स है महायान के वो सेक्ट करते हैं, बिगिन टू वर्शिप द इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड दी bodhisattvas. Now we find many stories about them in जातक टेल्स also, right? तो हमने जातक टेल्स में भी इनकी बहुत सारी स्टोरीज सुनी है। Soon जो महायान थे द फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म बिकम डोमिनेंट। तो बच्चों ये जो पार्ट था वो और ज्यादा डोमिनेंट होता चला गया एंड वो स्प्रेड हो गया थ्रू आउट द चाइना एंड योर सेंट्रल एशिया। So that is all about religion. अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म की। So बुद्धिज्म ने क्या किया है, बुद्धिज्म ने अट्रैक्ट किया उस टाइम पे बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स को, क्योंकि बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा सिंप्लिसिटी हुआ करती थी। अब बच्चों जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे वो सेल्फलेस सर्विस देते थे ताकि वो बुद्धिज्म को स्प्रेड कर पाए। बहुत सारे किंग्स भी ऐसे हमने देखे जिन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो भी किया। इवेंचुअली जो बुद्धिज्म है वो बॉर्न हो ही गया कहाँ पे, मगध में, एंड वो स्प्रेड हुआ बहुत सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी। कुछ किंग्स हैं जैसे कि अशोका है, उसके अलावा आपके कनिष्क हैं, उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए, एफर्ट्स लिए ताकि वो बुद्धिज्म को और ज़्यादा पॉपुलर कर पाए। बट कनिष्क एंड अशोका सेंट मिशनरीज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों ही जगह, कनिष्क और अशोका ने क्या किया, उन्होंने मिशनरीज को भी भेजा साउथ ईस्ट एशिया में ताकि वो बुद्धिज्म को और ज़्यादा स्प्रेड कर पाए। टुडे अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म बहुत ही बड़ा रिलीजन है, ये कास्टलेस है एंड ये अट्रैक्ट करता है उनको जो कि विश करते हैं टू साइड स्टेप द कास्ट सिस्टम, मतलब जो कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते हैं वो बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। टुडे अगर हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज है जैसे कि आपके चाइना है, आपके थाईलैंड है, जापान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, उनको हम बुद्धिस्ट कंट्रीज के नाम से ही जानते हैं। एंड बुद्धा को हम राइटली कॉल्ड एज द लाइट ऑफ एशिया, मतलब बुद्धा को हम लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम आज की बात करें तो बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है आपके यूरोप में भी। देन हम बात कर लेते हैं साइंस की। इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उन्होंने प्रॉफिट किया है बाय कॉन्टैक्ट विद ग्रीक्स एंड वी नोटिस दैट कि जो ग्रीक टर्म्स होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, इट इज रिलेटेड टू दी मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स आर ऑलमोस्ट सेम एज द टर्म्स यूज्ड इन संस्कृत टेक्स्ट। तो हमने देखा कि जो ग्रीक के टेक्स्ट हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है किसके बच्चों, हमारे संस्कृत के टेक्स्ट से। सो देयर इज नो डिनाइंग, तो हम डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट से कि इंडियंस आर नॉट in depth to the Greek in medicines. Physicians like Shushruth and Charak dealt with the subject adequately. तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास भी क्या है, इंडियन फिजिशियंस उस टाइम पे हुआ करते थे, जैसे कि आपके सुश्रुत हैं, आपके चारक हैं, उन्होंने भी इन सब्जेक्ट्स को बहुत एडुकेटली पढ़ा है। एंड जो चारक है दे लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क एज वेल। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है चारक संहिता, उसमें आपको बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, प्लांट्स के बारे में जानने को मिलता है, हर्ब्स के बारे में जानने को मिलता है, ऐसी ड्रग्स हैं जो हम प्लांट से बनाते हैं, वो सारी ही चीज़ें आपको दी गई हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रीटिंग एनी डिजीज। नाउ कंसिडरेबल अचीवमेंट्स भी हमें देखने को मिले हैं इन द फील्ड ऑफ सर्जरी। नाउ कमिंग टू पीरियड बिटवीन 200 BC टू 300 AD, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड जितने भी इंडियंस थे दे गॉट ट्रेमेंडियस अचीवमेंट इन ऑल दी walks in life, right?
सो इंडियन कल्चर भी बहुत ज़्यादा एनरिच हो चुका था बाय द इन्फ्लक्स ऑफ न्यू नॉलेज, क्योंकि हमें न्यू न्यू नॉलेज मिल रही थी, हम नए नए प्रैक्टिस कर रहे थे, राइट। सो जो मॉडर्न इंडिया ऑफिशियल कैलेंडर है इज द एंशिएंट शाखा कैलेंडर विच वाज फाउंडेड बाय गणेश। नाउ कमिंग टू द बिगनिंग ऑफ भक्ति। सो द बिगनिंग ऑफ भक्ति मूवमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट फॉर दिस पीरियड। द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति ओरिजिनेट फ्रॉम द भगवत गीता। तो बच्चों यहाँ पे जो भक्ति का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वो भगवत गीता से ओरिजिनेट हुआ है। एंड भगवत गीता बहुत ही ग्रेट पार्ट था हमारे एपिक का ऑफ द महाभारत। नाउ इन द भगवत गीता जो कृष्णा है, कृष्णा आस्क हिज डिवोटी अर्जुना टू सरेंडर इन हिम एज ओनली ही कैन सेंट हिम फ्री फ्रॉम द एवरी इविल। तो उन्होंने हमें क्या बताया है, हमें ये बताया है महाभारत में कि जो कृष्णा है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने डिवोटी अर्जुन को कहा कि तुम मुझे सरेंडर कर दो और मैं ही तुम्हें हर इविल से बचा सकता हूँ। नाउ ये जो भक्ति वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से आया है भजा से, जिसका मतलब होता है भगा और गुड फॉर्च्यून बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। नाउ भक्ति मीन्स डेवोशन, भक्ति का मतलब होता है डेवोशन और कंप्लीट अनक्वेश्चनिंग सरेंडर बिफोर द लॉर्ड। नाउ जितने भी डेवोटीज हैं हम उनको भक्त के नाम से जानते हैं। एंड इन भक्ति देयर इज नो प्लेस फॉर डिजायर, there is only place for sacrifice, right? So bhakti does not allow any brahmatic creeds for ritual, right? Now bhaktism emphasize devotion। भक्तिज्म जो है वो क्या emphasize करता है, वो devotion emphasize करता है and individual worship of god and goddesses। Now ये जो आइडिया है भक्ति का वो एक मूवमेंट बन गया later because the central feature of Hinduism। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।